अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अफाक्सन सीरीज साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 4 फीडिंग रिलेशनशिप्स इन एन इकोसिस्टम। इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हैबिटेट क्या होता है, निच क्या होता है, स्पीशीज़ और एनिमल्स ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हैबिटेट किस इकोसिस्टम में कितनी तरह के हैबिटेट्स होते हैं और किस तरह जिंदा जानदार अपने हैबिटेट के साथ और अपने इकोसिस्टम के साथ ताल्लुक कायम करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कितनी तरह के हैबिटेट्स होते हैं और एनिमल्स किस तरह अपने हैबिटेट में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने हैबिटेट के मुताबिक किस तरह ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में या अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लाते हैं, किस तरह अपने आप को अपने माहौल के मुताबिक अडॉप्ट करते हैं। हैबिटेट या मस्कन को हम दो बड़ी किस्मों में या दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल वो हैबिटेट हैं जो खुश्की की या खुश ज़मीन पर मौजूद हैं, और एक्वेटिक पानी में मौजूद हैबिटेट्स हैं। वो तमाम हैबिटेट जो खुश्क ज़मीन पर मौजूद हैं वो खुश्की के मस्कन या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की किस्मों में शामिल होंगे। इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, जैसे कि डेजर्ट का या सहरा का हैबिटेट, बड़े बड़े घास के मैदान, जंगलात या पहाड़ी इलाके। ये तमाम अलग अलग किस्म के हैबिटेट्स हैं। वो तमाम जगहें जो मुसलसल या हमेशा जिसके ऊपर पानी मौजूद रहता हो या कभी कभी वहाँ पर पानी कुछ ख़ास वक्त या मुद्दत के लिए आता हो, वो तमाम जगहें एक्वेटिक हैबिटेट में शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी समंदर, दरिया, झीलें या तालाब वगैरह। आए अब इनमें से कुछ कॉमन हैबिटेट्स की खसूसियात को और उनमें रहने वाले जानदारों की खसूसियात के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले सहरा का या डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट असल में वो जगह है, वो मैदान है जो कि हमेशा खुश्क रहता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है पूरे साल में। वो तमाम जानवर और पौधे जो कि सहरा में रहते हैं, उनके अंदर कुछ ख़ास किस्म की खसूसियात होती हैं जिनकी वजह से वो इस सहरा के बहुत सख्त माहौल में और सख्त आबो हवा में भी ज़िंदा रह सकते हैं। यानी सहरा की शदीद गर्मी में और पानी की कमी में भी ये जानदार आराम से रह सकते हैं। ये जानवर और पौधे आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। सबसे पहला जो सराई जानवर है जो कि सहरा में बाआसानी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, वो एक कैमल यानी ऊँट है। एक आम सहरा में सबसे ज़्यादा मिलने वाला जानवर ऊँट। सहरा में अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए ऊँट के अंदर कुछ ख़ास खसूसियात हैं जिनकी वजह से वो सहरा में बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। जैसे कि ऊँट के बड़े बड़े चौड़े पाँव होते हैं ताकि वो सहरा की रेत पर बासानी चल सके, और इनकी पाँव की चौड़ाई की वजह से ये रेत में धंसते भी नहीं हैं, नीचे दबते भी नहीं हैं। इनकी आँखों के ऊपर बड़ी बड़ी पलकें होती हैं ताकि रेत इनकी आँखों के अंदर ना जा सके। ऊँट के होंठ मोटे और बड़े होते हैं जो कि इनको सहराई पौधों को आसानी से खाने में मदद देते हैं। इसके अलावा ऊँट के अंदर ये खसूसियत होती है कि वो बहुत लंबे अरसे तक खुराक खाए बगैर, खाना खाए बगैर और पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। यानी कि यहाँ तक कि कुछ हफ्तों तक भी अगर इसको पानी ना मिले और ख़ुराक ना मिले तो ये आसानी से अपनी ज़िंदगी को कायम रख सकता है। तो ऊँट की हम्प यानी इसकी कोहान के ऊपर चर्बी की एक मोटी तय जमा होती है, स्टोर होती है। ये चर्बी जो कि इसकी कोहान में जमा है, ये इसके लिए एक तवानाई का ज़रिया होती है। अपने माहौल में बेहतरीन तौर पर ज़िंदगी गुजारने के लिए और सर्वाइव करने के लिए ऊँटों के रवैये में एक ख़ास किस्म की मॉडिफिकेशन है, अडेप्टेशन है। यानी उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी तब्दीली की है कि वो अपने इर्द गिर्द आने वाले ख़तरे को बहुत जल्दी से महसूस कर लेते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। कैमल एक रूमिनेंट है यानी जुगाली करने वाला जानवर है। इसके मैदे के अंदर अलग से हिस्सा बना हुआ होता है जिसमें हरे रंग की घास या हरे रंग का खाना खास किस्म के बैक्टीरिया की मौजूदगी में गलता है और वहाँ पर कुछ वक्त के लिए स्टोर भी रहता है। ये गला हुआ सड़ा हुआ खाना दोबारा से ऊँट अपने मुंह में लाकर दोबारा से इसको चबा लेता है। ये आधा गला हुआ या डाइजेस्ट किया हुआ खाना जो कि ऊँट के मैदे में मौजूद है, इसको कट कहते हैं। ऊँट के अंदर एक और ख़ुसूसियत ये होती है कि ये अपने इस कट को यानी आधे गले हुए या आधे डाइजेस्ट किए हुए खाने को मुँह से बाहर उल्टी भी कर सकता है। अगर इसको कोई भी ख़तरा महसूस हो तो ये इस खाने को उल्टी कर देता है, क्योंकि ये आधा गला हुआ, आधा सड़ा हुआ खाना है, आधा डाइजेस्ट किया हुआ खाना है जिसमें बहुत बुरी स्मेल है। तो इसलिए इसकी बदबू की वजह से अगर कोई इर्द गिर्द कोई भी ख़तरनाक जानवर मौजूद है तो वो इसकी बदबू की वजह से वहाँ से दूर चला जाएगा और इस तरह ये ऊँट अपने शिकारी से बच सकता है। इसी तरह सहरा में रहने वाले मुख्तलिफ जानवरों ने अपने आप को इस तरह की खसूसियात अपने अंदर पैदा की हैं जिसकी वजह से वो खुशहाली यानी खुराक की कमी और पानी की कमी को लंबे अरसे तक बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल जानवरों की तरह सहरा में मौजूद पौधों के अंदर भी कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जिनकी वजह से वो सहरा में एक लंबे अरसे तक आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं पानी की कमी के बावजूद।
वेजिटेशन कवर कहते हैं पौधों की तादाद। कच्चा सहरा में पौधों की तादाद कम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पौधे जैसे कि कैक्टस वगैरह, उन्होंने अपने आप उनके अंदर कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन है, कुछ इस तरह की तब्दीलियां हैं कि वो आसानी से सहरा में रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैक्टस के पौधे की लंबी फैलने वाली जड़ें होती हैं, ये ज़मीन की सतह पर भी और ज़मीन के नीचे बहुत गहराई तक भी आसानी से फैल सकती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूर दूर तक मौजूद पानी को अपने लिए खींच सकती हैं। कैक्टस के पौधे के ऊपर एक वैक्स की तय होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर मौजूद पानी अंदर स्टोर रहता है और वो ज़्यादा पानी हवा में खारिज नहीं होता या पानी ज़ाया नहीं होता। कैक्टस के पत्ते तब्दील होकर कांटों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिसकी वजह से कम पानी ज़ाया होता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर छोटा होता है, पत्तों की तरह ये फैले हुए नहीं होते कांटे, इसी वजह से इनमें पानी का ज़िया कम होता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड हैबिटेट्स क्या होते हैं, यानी घास के मैदानों में मौजूद मस्कन कैसे होते हैं। घास का मैदान एक बड़ा और खुला मैदान है, जिसमें ज़्यादातर घासें और फूल पैदा करने वाले पौधे मौजूद होते हैं। इसके मैदानों में सहरा की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा बारिश, लेकिन एक जंगल की निस्बत थोड़ी सी कम बारिश होती है। यहाँ पर बारिश इतनी होती है कि यहाँ पर आसानी से घास और दूसरे पौधे उग सकते हैं, लेकिन ये बारिश की मिकदार इतनी भी नहीं होती कि यहाँ पर कुछ दरख्त उग सकें। ग्रासलैंड हैबिटेट्स या खुले घास के मैदान कुरा ज़मीन पर आमतौर पर मिलने वाले हैबिटेट हैं। इन्होंने ज़मीन की खुश्की का तकरीबन 40% हिस्सा कवर किया हुआ है। यहाँ पर रहने वाले जानदारों ने अपने लिए कुछ खास खसूसियात अडॉप्ट की हैं। कुछ खास खसूसियात इन जानदारों के अंदर आपको मिलती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर रहने वाले जानवरों के दांत कुछ इस तरह के बने होते हैं ताकि वो आसानी से घास को खा सकें और उसको हजम कर सकें। मिसाल के तौर पर ज़ेब्रा, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के दांत होते हैं। इसके अगले दांत इंसीजर्स हैं, यानी ऐसे दांत हैं जो कि इसको घास को और दूसरे पौधों को काटने में मदद देते हैं, जबकि मुंह के दूसरे हिस्से में मोलर और प्री मोलर टीथ हैं जो कि इनको खुराक को या घास को चबाने के लिए और इसको ग्राइंड करने में मदद देते हैं। इसके अलावा ज़ेब्रा के अंदर एक और मॉडिफिकेशन ये है कि ज़ेब्रा की टांगें या घास के मैदान में रहने वाले जानवरों की टांगें बहुत मजबूत होती हैं ताकि ये आसानी से भाग सकें। अब अगर कोई शिकारी इनको पकड़ने की कोशिश करे तो इनकी टांगें इतनी मजबूत होती हैं कि ये किसी भी जानदार को बहुत ज़ोर से किक मार सकते हैं, यहाँ तक कि अगर वो जानवर इनसे बहुत करीब भी है तब भी ये उसे बहुत ज़ोर से किक मार सकते हैं। इसके अलावा इनके पैरों में मौजूद हूव्स या खुर इनकी एक और मॉडिफिकेशन है जो कि इनको ज़ख्मी होने से बचाती हैं, और इसके अलावा इन खुरों की मदद से अगर ये किसी जानवर को हिट करते हैं तो वो जानवर मर भी सकता है। यहाँ तक कि बहुत बड़ा जानवर अगर शेर भी मौजूद है तो ये अपने इन हूव्स की वजह से अगर उसको किक करेंगे तो वो जानवर मर भी जाता है। इसके अलावा घास के मैदानों में रहने वाले तकरीबन तमाम जानदार बड़े बड़े झुंडों की सूरत में रहते हैं। अपने झुंड में रहने की वजह से ये जानदार मुख्तलिफ किस्म के ख़तरात से और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार होने से बच जाते हैं। ज़ेब्रा के जिस्म के ऊपर ये धारी नुमा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रिप पैटर्न इनको मुख्तलिफ जानदारों से बचाता है, प्रीडेटर से बचाता है, क्योंकि जब ये इस घास के मैदान में इकट्ठे झुंड की सूरत में खड़े होते हैं तो इनके इस बॉडी पैटर्न की वजह से, इस स्ट्रिप पैटर्न की वजह से प्रीडेटर्स इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इनको पहचान नहीं सकते और एग्जैक्टली इनको शिकार नहीं कर सकते। फॉरेस्ट हैबिटेट एक ऐसा हैबिटेट है जिसमें बहुत सारे दरख्त मौजूद हैं, घने जंगलात हैं। जंगलात बहुत सारे जानवरों और पौधों का मस्कन होते हैं। जंगलात की हमारे माहौल में, हमारी ज़िंदगी, हमारी ज़मीन पर बहुत अहमियत है, क्योंकि ये वही जगह है, वही मस्कन है जो कि हमारी ज़मीन को ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा यहाँ ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार देते हैं, खुराक देते हैं और बहुत सारे जानवर इन्हीं जंगलात में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ पर महफूज रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जंगलात में रहने वाले जानवरों के अंदर कौन कौन सी खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से वो आसानी से जंगलों में रह सकते हैं। सबसे पहले तो जंगलात में रहने वाले जानवरों के अंदर कैमोफ्लेज की एबिलिटी होती है। कैमोफ्लेज क्या होता है? जिस तरह गिरगिट अपना रंग बदलता है, बिल्कुल इसी तरह जानवर, मुख्तलिफ किस्म के जानवर अपने माहौल में बहुत आसानी से अपने आप को छुपा लेते हैं। उनकी या तो जिस्मों के रंग इस तरह के होते हैं या उनकी अशकाल इस तरह की होती हैं कि वो अपने माहौल में आसानी से छुप सकते हैं। कैमोफ्लेज की वजह से ये जानवर जो जंगलात में रह रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के शिकारियों से बच जाते हैं। कुछ जानवर अपने आप को एक लंबे अरसे तक एक लंबी नींद में रख सकते हैं। जिस तरह के छिपकली और दूसरे रेप्टाइल्स हैं, वो एक लंबे अरसे तक के लिए ज़मीन के नीचे या कहीं भी छुप कर अपना एक ख़ास वक्त गुजार लेते हैं। भी नींद जो कि ये जानवर लेते हैं इसको हाइबरनेशन कहते हैं। इसके अलावा जानवर हाइबरनेशन के अमल से, यानी अपने आप को एक लंबे अरसे के लिए सुलाकर जंगलात के माहौल में बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो शदीद सर्दी में और कुछ ऐसे जो शदीद गर्मी में अपने आप को लंबी नींद में ले जाते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं, छुप जाते हैं ताकि वो माहौल की सख्ती से बच सकें। परिंदों ने अपने लिए माइग्रेशन का अमल चुना है। जैसे ही माहौल में सख्ती आती है, दर्जा हरारत बहुत कम या बहुत ज़्यादा होता है, तो ये परिंदे उस जगह से फ्लाई कर जाते हैं, वहाँ से किसी दूसरी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा हो। जैसे ही दर्जा हरारत या टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो ये परिंदे वापस अपने घरों में लौट आते हैं।
इस तरह के बर्ड्स जो कि माइग्रेशन करते हैं उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। बड़े जानवर जैसे कि काला रीछ, उनके बड़े बड़े पंजे होते हैं जो कि उनको दरख्तों पर चढ़ने में मदद देते हैं। दरख्तों पर चढ़ने की आसानी चढ़ने की वजह से ये आसानी से दरख्तों से अपने लिए खुराक भी ले सकते हैं। ये बड़े पंजे इनको बड़े फलों के बीजों को खोलने में मदद देते हैं, नट्स को खोलने में मदद देते हैं। इसके अलावा ये इन पंजों से अपनी खुराक हासिल करने में और दूसरे शिकारों को मारने में भी मदद लेते हैं। भालू की बहुत अच्छी सूंघने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से ये मुमकिन खतरे से बच जाता है और अपने लिए खुराक को आसानी से ढूंढ सकता है। इसके अलावा भालू के अंदर एक और खसूसियत यह है कि ये किसी भी मुमकिन खतरे की सूरत में ख़ास किस्म की आवाज़ें निकालता है। इन आवाज़ों की वजह से दूसरे जानवर जो इसके करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं वो डर कर दूर चले जाते हैं। इस तरह एक भालू एक जंगल में बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। पोलर हैबिटेट वो हैबिटेट्स हैं, वो मस्कन है जहाँ पर दर्जा हरारत बहुत ही कम होता है। ये ज़मीन के पोल्स पर मौजूद हैं और यहाँ पर पूरा साल बर्फ़ पड़ी रहती है। ज़्यादातर पोलर एरियाज़ में, पोल्स पर मौजूद इन एरियाज़ में हमेशा बर्फ़ मौजूद होती है और ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, इतने ठंडे कि यहाँ पर ना तो कोई दरख्त होता है ना ही कोई पौधा। जानवरों की बहुत कम स्पीशीज़ हैं, बहुत कम जानवर ऐसे हैं जो यहाँ पर इस शदीद माहौल में भी, शदीद मौसम में भी ज़िंदा रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेंगुइन और पोलर बेयर, बर्फ़ानी रीछ वो जानवर हैं जो कि इन हैबिटेट्स में आपको आमतौर पर मिलते हैं। ये दोनों जानवर ऐसे हैं जिनका जिस्मों के अंदर ख़ास किस्म की खसूसियात है कि ये इस माहौल में, इस शदीद सर्दी में आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो इन जानवरों ने अडॉप्ट की हैं ताकि ये पोलर हैबिटेट में आसानी से रह सकें, वो ये हैं। मिसाल के तौर पर हम पेंगुइन की बात करते हैं। पेंगुइन की जिल्द बहुत मोटी होती है। इसके अलावा इनकी जिल्द के नीचे मोटी चर्बी की एक तह होती है। ये चर्बी की तह ब्लबर कहलाती है। ये ब्लबर इनके जिस्म को इतनी शदीद सर्दी में भी गर्म रखती है। इनके चपटे बतख की तरह के पाँव और इनकी मछली की तरह की स्ट्रीमलाइन बॉडी इनको पानी में आसानी से तैरने में मदद देती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी इस तरह की बॉडी होती है जो आगे से भी पतली होती है, पीछे से भी पतली होती है और दरमियान से मोटी होती है। इनके विंग्स फ्लिपी होते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के मछली के विंग्स होते हैं। इस तरह के विंग्स, फ्लिपरी विंग्स, चौड़े पतले विंग्स इनको उड़ने में और पानी के अंदर तैरने में मदद देते हैं। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन के अलावा इन जानवरों के अंदर बिहेवियरल अडॉप्टेशंस भी होती हैं, यानी इन्होंने अपने रवैये में कुछ तब्दीलियां भी की हुई हैं। मिसाल के तौर पर ये जानवर इकट्ठे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ग्रुपों की सूरत में रहते हैं ताकि ये एक दूसरे को गर्म रख सकें। इन एक दूसरे के साथ अटैच रहने की वजह से इनके जिस्म गर्म रहते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट्स वो हैबिटेट्स हैं जो कि पानी के अंदर मौजूद हैं या उन एरियाज़ पर मौजूद हैबिटेट जहाँ पर कुछ वक्त के लिए पानी रहता हो या हमेशा पानी रहता हो। पानी में रहने वाले तमाम जानदार पानी में मौजूद ऑक्सीजन को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। पानी में मौजूद पौधे फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन पैदा करते हैं और इस ऑक्सीजन को पानी में रिलीज़ कर देते हैं, पानी में खारिज करते हैं। पानी के जानवरों की मिसालों में सबसे आम मिसाल मछली की है। मछली पानी में रहने वाला एक आम जानवर है। पानी में रहने के लिए फिशेस ने अपने जिस्मों को स्ट्रीमलाइन बॉडी में कन्वर्ट कर लिया है। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या है? एक ऐसा जिस्म जो दरमियान से मोटा हो और साइडों से, किनारों से पतला हो। स्ट्रीमलाइन बॉडी का फ़ायदा ये होता है कि पानी जब इस मछली की सतह से टकराता है तो इसके ऊपर से गुजर जाता है। मछली को पानी की रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा मछली के फिन्स जो उसके पर हैं वो और उसकी दुम, उसकी टेल उसकी मदद करती है ताकि वो पानी में बहुत आसानी से तैर सके। पानी में सांस लेने के लिए मछलियों ने फेफड़ों की जगह गिल्स को अडॉप्ट कर लिया है। गिल्स पानी में सांस लेने में मछलियों की मदद करते हैं। ख़ास किस्म के फेफड़े हैं जो पानी से ऑक्सीजन लेकर जानवरों को सांस लेने में मदद देते हैं। इसके अलावा अपने बिहेवियर में, अपने रवैये में मछलियों ने कुछ ऐसी तब्दीलियाँ अडॉप्ट की हैं जिसकी वजह से वो पानी के माहौल में बहुत आसानी से ज़िंदा रह सकती हैं। जैसे कि किसी भी ख़तरे के वक्त किसी पत्थर के पीछे या रेत के अंदर अपने आप को छुपा लेने की खसूसियत की वजह से ये शिकार होने से बच जाती हैं। कुछ मछलियाँ जैसे कि ईल फिश, उनके अंदर यह सलाहियत होती है कि वो हल्का सा बिजली का करंट पैदा करती हैं जिसकी वजह से दूसरे जानवर पैरालाइज हो जाते हैं, यानी उनकी हरकत ख़त्म हो जाती है। बाज़ कंडीशंस में वो मर भी जाते हैं। इस तरह मछलियाँ अपने आप को बचा भी लेती हैं और दूसरे जानवरों का शिकार होने से बच भी जाती हैं और अपने लिए शिकार भी तैयार कर लेती हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो नॉकटर्नल हैं, यानी कि वो सिर्फ रात के टाइम ही पानी में बाहर निकलती हैं, दिन का टाइम वो रोशनी के वक्त में वो छुपी रहती हैं, जैसे कि कैटफिश, ईल फिश और इलेक्ट्रिक फ़िश। रात के टाइम ये एक्टिव होती हैं और अपने लिए खुराक तलाश करती हैं। इसके अलावा ये फिशेस बड़े बड़े होल्स में, सुराखों में छुपकर, पत्थरों के नीचे छुपकर अपने आप को दूसरे जानवरों का शिकार होने से बचा लेती हैं। रात के टाइम अपने आप को सुराखों में या पत्थरों के नीचे छुपाने का एक और फ़ायदा ये होता है कि रात के टाइम क्योंकि धूप नहीं होती, पानी का दर्जा हरारत कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इस वजह से ये मछलियाँ ठंडे पानी में अपने आप को बचा लेती हैं। हैबिटेट के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम पॉइंट ये है कि साल के तमाम अरसे में पूरा साल किसी भी हैबिटेट में एक जैसा माहौल नहीं रहता या एक हैबिटेट एक जैसा नहीं रहता। एक हैबिटेट में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ वाक़ई हो सकती हैं।
जैसे कि मौसम में होने वाली तब्दीलियाँ या किसी इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से कोई तब्दीली हो जाना। इसके अलावा आबो हवा में कोई तब्दीली, जैसे कि कोई तूफ़ान आ जाना। इन तब्दीलियों की वजह से जो एक हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म है, जानदार हैं, वो इन तब्दीलियों के मुताबिक अपने आप में अपने रवैये में तब्दीली ले आते हैं या अपने रहने के तरीके में तब्दीली ले आते हैं। अपने बिहेवियर में या अपनी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स में, अपनी खसूसियात में तब्दीलियाँ पैदा करने की वजह से किसी भी माहौल में रहने वाले जानवर इस माहौल में होने वाली तब्दीलियों से असरअंदाज नहीं होते। डियर स्टूडेंट्स, तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ और नोट्स के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com को विजिट करें। अगर आप किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो अपनी डिमांड लिखकर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें।